हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे पृथ्वी और उसका सौरिक संबंध। हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ रहे थे। क्या है दोस्तों, इसके हम जो दो टॉपिक छूट गए थे, हम पिछले वीडियो में जो बोले थे कि हम दो टॉपिकों के मतलब जो दो टॉपिक छूट गए थे, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, थोड़ी पहले उनके बारे में जान लेते हैं और फिर आज के टॉपिक के बारे में हम जानते हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। तो देखिए, सूर्य ग्रहण कब होता है और चंद्र ग्रहण कब होता है, तो आप ऐसे समझिए। देखिए, मैं बताता हूँ। सूर्य ग्रहण, आप जो नाम याद मतलब जो नाम आपके सामने है सूर्य ग्रहण, मतलब वो नहीं दिखेगा। सूर्य ग्रहण में सूर्य नहीं दिखेगा और चंद्र ग्रहण में चंद्र नहीं दिखेगा। आप इस तरह याद करेंगे तो आपके दिमाग में बैठे रहेगी। तो देखिए, सूर्य ग्रहण, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाए तब सूर्य दिखाई नहीं देता। वही मैं बोला दोस्तों, हम रहते हैं कहाँ? चूँकि हम रहते हैं पृथ्वी पर, सूर्य हमारे सामने है, तो हमको सूर्य ग्रहण में सूर्य तब नहीं दिखेगा जब सामने चंद्रमा जाएगा। इस तरह आपको याद रहेगा कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तब सूर्य दिखाई नहीं देता है। इस स्थिति को क्या कहते हैं? इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या जाता है? चंद्रमा, तो सूर्य दिखाई नहीं देता है, इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। अब देखिए, जब सूर्य का कुछ भाग, ये देखिए, कभी सूर्य का कुछ भाग छिपता है और कभी पूरा छिप जाता है। मतलब हमें सूर्य का कुछ भाग दिखाई देता है और कभी हमें सूर्य पूरा ही दिखाई नहीं देता है। तो जब सूर्य का कुछ भाग छिप जाता है तब उसे आंशिक सूर्य ग्रहण कहते हैं, और जब सूर्य का पूरा भाग छिप जाता है तब उसे क्या कहते हैं? पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, ये सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? अमावस्या। इसलिए अमावस्या के दिन क्या होता है? सब कुछ हमको कुछ दिखाई नहीं देता, एकदम काला काला होता है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण में चंद्रमा नहीं दिखेगा। तो चंद्रमा कब नहीं दिखेगा? चंद्रमा को प्रकाश किससे मिलता है? सूर्य से। तो जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में कोई आ जाएगा तभी ना चंद्रमा नहीं दिखेगा, उसको प्रकाश नहीं पहुंचेगा। तो ये देखिए, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, मैंने बोला था दोस्तों, किससे? सूर्य और चंद्रमा के बीच क्या जाए? पृथ्वी आ जाती है, तब चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। इस स्थिति को चंद्र ग्रहण कहते हैं। अब देखिए, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, वही इसमें भी कि जब चंद्रमा का कुछ भाग छिप जाता है तो उसे आंशिक चंद्र ग्रहण कहते हैं, और जब चंद्रमा का पूरा भाग छिप जाता है तो उसे पूर्ण चंद्र ग्रहण कहते हैं। ये कब होता है दोस्तों? ये पूर्णिमा के दिन होता है। याद रखिएगा, सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है और पूर्णिमा मतलब चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ी इन्हें हम डायग्राम से समझते हैं। देखिए, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, ये देखिए डायग्राम, ये है सूर्य ग्रहण का डायग्राम। ये देखिए, सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या आ गई? चंद्रमा। ठीक है, अब देखिए चंद्र ग्रहण, सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या आ गई? पृथ्वी। तो ये देखिए, ये जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ गई तो सूर्य दिखाई नहीं दे रहा है हमारी पृथ्वी से, और जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ गई तो चूंकि चंद्रमा क्या है? अंधेरे में जाकर छिप गया, इसलिए वो दिखाई नहीं देता। तो ये सूर्य ग्रहण और ये चंद्र ग्रहण आपको डायग्राम से ज़्यादा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब थोड़ी हम पहुँचते हैं जो जो चंद्र ग्रहण का है उसी के बारे में। देखिए, प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण हो ये जरूरी नहीं है। जो क्या होता है दोस्तों, जो चंद्र ग्रहण होता है वो पूर्णिमा के दिन होता है, लेकिन प्रत्येक पूर्णिमा को हो ये जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा और पृथ्वी के जो कक्षा पथ है उसमें कितना है? 5 डिग्री का फर्क है। जो चंद्रमा और पृथ्वी का कक्षा पथ है उसमें कितना फर्क है? 5 डिग्री का अंतर है। इससे होता क्या है तो दोस्तों, इससे ये होता है कि कभी चंद्रमा पृथ्वी के ऊपर से गुजर जाता है तो कभी नीचे से गुजर जाता है। ठीक है दोस्तों, ऐसा। अब एक वर्ष में अधिकतम 3 बार चंद्रमा पृथ्वी के उपाच्छाया से गुजरता है, तभी चंद्र ग्रहण होता है। एक वर्ष में अधिकतम कितना? एक वर्ष में अधिकतम 3 बार, मतलब 1 बार भी, 2 बार भी और 3 बार भी। 3 से ज़्यादा नहीं हो सकता। या तो एक भी बार नहीं गुजरेगा, या तो 1 बार, या तो 2 बार, या तो 3 बार। 3 से ज़्यादा नहीं। तो एक वर्ष में अधिकतम 3 बार चंद्रमा पृथ्वी की उपाच्छाया से गुजरता है, जो पृथ्वी के समीप जो उसकी मतलब छाया पड़ती है उससे गुजरता है, तभी चंद्र ग्रहण होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, ये अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन। 180 अंश देशांतर को, जो दोस्तों हमने बताया था कि अक्षांश और देशांतर, अक्षांश जो होती हैं जो पृथ्वी के जो समतल जाती है, जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, वो मतलब वो विषुवत रेखा की जो समांतर होती है वो अक्षांश होती है, और देशांतर किसे कहते हैं? जो ध्रुवों को मिलाती है। हमने बताया था 2 ध्रुव, दोनों ध्रुवों को, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या होती है?
देशांतर, तो 180 अंश देशांतर को, जहाँ से देशांतर की शुरुआत होती है उसे 0 अंश, और जब वो पूरा मतलब एक राउंड लगा के अपने विपरीत अक्ष में वो पहुँच जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं 180 अंश। तो 180 अंश देशांतर को क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। वही जो 180 अंश देशांतर है उसी को क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, क्योंकि इसके दोनों ओर तिथियों में एक दिन का अंतर होता है। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके दोनों ओर मतलब ये जो 180 अंश देशांतर है इसके दोनों ओर लेफ्ट में भी और राइट में भी कितना, एक दिन का अंतर होता है। ठीक है, अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा अगर पूछता है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है मतलब वो जो 180 अंश देशांतर है वो कहाँ कहाँ से गुजरता है, तो देखिए आर्कटिक सागर, चुकी सागर, बेरिंग स्ट्रेट और प्रशांत महासागर, इन चारों से गुजरती है। ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। अब देखिए बेरिंग जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर है। जो बेरिंग जल संधि है, जो जल की संधि है, जो बेरिंग जल संधि वो कहाँ है, अंतर्राष्ट्रीय जो तिथि रेखा है वह जो 180 अंश देशांतर है उसके क्या है, समानांतर है, उसके एकदम समानांतर पर स्थित है। ठीक है, अब देखिए अब थोड़ी इसको समझते हैं डायग्राम से। ये देखिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ये देखिए दोस्तों जो ये पृथ्वी के एकदम सीध में देशांतर पर देखिए, ऊपर उत्तरी ध्रुव नीचे दक्षिणी ध्रुव, तो ये जो लिखा हुआ है इंटरनेशनल डेट लाइन, ये देखिए 180 अंश देशांतर है, ये कहीं कहीं बीच में मुड़ी हुई है। और एक चीज़ और इस डायग्राम से आपको मैं एक चीज़ और समझा देता हूँ। ये देखिए जहाँ बीच में दोनों रेखा काटती है ना, वहीं पास जो हम बताए थे कि अटलांटिक महासागर जो काटती है ये वही है। ठीक है, इंटरनेशनल डेट लाइन, तो आपको समझ में आ गया होगा इस डायग्राम से। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अब पहुँचते हैं समय जोन व मानक समय, हमारा अगला टॉपिक है कि समय जोन व मानक समय कैसे होता है, इनका निर्धारण कैसे होता है। तो देखिए दोस्तों विश्व को 24 समय जोनों में विभाजित किया गया है। जो पूरे विश्व हैं जिसमें समथिंग 192 193 कितने मतलब समथिंग देश हैं, उनको कितने भागों में विभाजित किया गया है, पूरे विश्व पूरे वर्ल्ड को 24 समय जोनों में विभाजित किया गया है। इन समय जोनों को ग्रीनविच मीन टाइम व मानक समय में 1 घंटे के अंतराल में विभाजित किया गया। कितने के अंतराल में, 1 घंटे के अंतराल में विभाजित किया गया है। प्रत्येक जोन 15 अंश के बराबर होता है। देखिए दोस्तों टोटल को मतलब पृथ्वी कितने अंश पर टोटल घूमती है, 360 अंश पे, और जो समय जोन है उसको कितने पर विभाजित किया गया है, 24 समय जोनों पे। तो प्रत्येक जोन का मान कितना होगा, 15 अंश। देखिए इसको थोड़ी समझते हैं। ये देखिए एक जोन बराबर कितना होता है, 15 अंश। जो प्रत्येक जोन को 15 अंश के बराबर किया गया है तो एक जोन कितना हो गया, 15 अंश के बराबर हो गया। तो 24 जोन कितना हो गया, 24 गुणे 15, तो देखिए 360 अंश हो गया ना। यही है पृथ्वी को टोटल घूमने में कितना लगता है, 360 अंश। तो ये एक जोन बराबर 15 अंश, तो 24 जोन बराबर 360। क्लियर हो गया दोस्तों। अब देखिए इसको थोड़ी डायग्राम से समझते हैं कि भारत मानक समय जोन, हाँ ये इंपॉर्टेंट है कि जो देखिए सब देशों का अलग अलग जो जोन है, कई में मतलब एक से ज़्यादा जोन है और अपने भारत में एक ही जोन है। तो जो अपने भारत में जो मानक समय जोन जो निर्धारित किया गया है, जिसके आधार पर पूरे भारत का समय चलता है, वो कहाँ से गुजरती हैं, मिर्ज़ापुर इलाहाबाद से। कहाँ से, इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से। ये देखिए ये डायग्राम है, ये इलाहाबाद यहाँ पास, ये देखिए ये हमारा मध्य प्रदेश हुआ यहाँ, उसके हल्का ऊपर उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास जो मिर्ज़ापुर है वहाँ से मानक समय जोन की जो रेखा जाती है वहीं से हमारा जो होता है समय का निर्धारण होता है, जो 82.5 अंश पर है। ये देखिए अब इसको हम यहाँ से पढ़ते हैं। ग्रीनविच यामी उत्तर 0 अंश देशांतर पर है। जो ग्रीनविच यामी उत्तर है वो कहाँ पर है, 0 अंश देशांतर पर है, जो कि 0 अंश देशांतर और एक 180 अंश, 0 अंश जहाँ से देशांतर की शुरुआत होती है। तो ग्रीनविच यामी उत्तर 0 अंश देशांतर पर है, जो कि कहाँ से गुजरता है, देखिए जो कि ग्रीनलैंड, नॉर्वेजियन सागर और ब्रिटेन, स्पेन, अल्जीरिया, माले, फ्रांस, बुर्किना फासो, घाना व अटलांटिक समुद्र से गुजरता है। ठीक है, अब देखिए भारत में जो मानक समय माना जाता है, वही जो टॉपिक अभी पीछे बात किए, जिसका भी पीछे डायग्राम था कि भारत में जो मानक समय माना जाता है वह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से गुजरता है। वही है कितना, कौन सा समय, कितने अंश, 82.5 अंश पर, कहाँ, पूर्वी देशांतर इलाहाबाद के निकट, कहाँ से, मिर्ज़ापुर से गुजरता है, जो कि भारत में मान्य है। ठीक है, अब यह समय ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे है। जो ग्रीनविच मीन टाइम पर जो समय चलता है जिसे शून्य समय माना जाता है, मतलब जिसके आधार पर समय की गणना की जाती है, जो ग्रीनविच मीन टाइम है, उससे जो अपना भारत का जो मानक समय है जो मिर्ज़ापुर से गुजरा है वो कितना है, 5.5 घंटे आगे है। मतलब अगर आप इसे समझे तो देखिए जब ग्रीनविच में दोपहर के 1 बजे होते, जब वहाँ पे दोपहर के कितने बजे होते, 1, तो अपने भारत में कितने बजे होते हैं, 6:30 बजे होते हैं। ठीक है, अब देखिए ग्रीनविच कहाँ पर है, अब आपको ये भी
मतलब ये सवाल आपका हो सकता था, ये इंपॉर्टेंट भी है कि ग्रीनविच कहाँ पर, जो आप बोले कि ग्रीनविच मीन टाइम से हमारा 5.5 घंटे आगे चलता है, ग्रीनविच मीन टाइम को मुख दिए, हमारे भारत के इस समय को भी मुख दे सकते थे। तो ग्रीनविच मीन टाइम कहाँ पर है, वो कहाँ पर है, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड। कहाँ पर है, यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड में है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये कुछ देशों में बहुत अधिक देशांतर रेखाओं के कारण, जो देशांतर रेखाएं जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को मिलाती हैं, तो क्या होता है, ध्रुवों की ओर क्या होती जाती हैं, सिकुड़ती जाती है। ध्रुवों की ओर मतलब ये पास पास आती जाती हैं। तो क्या होता है, कुछ देशों मतलब ध्रुवों की ओर, तो कुछ देशों में ये क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा पास पास आ जाती है। तो वही है, कुछ देशों में बहुत अधिक देशांतर रेखाओं के कारण एक से अधिक मानक समय की व्यवस्था की गई। जैसे अपने भारत में एक ही मानक समय है जो मिर्ज़ापुर से गुजरता है, उसी मतलब उसी के आधार पर जो अपना मानक समय का निर्धारण होता है। तो कुछ देशों में क्या है, कई मानक समय का पालन किया जाता है। जैसे देखिए, जैसे कि अमेरिका में कितने समय जोन है, 24। अब देखिए रूस में कितने समय जोन है, 11। अब ऑस्ट्रेलिया में कितने समय जोन है, 3। तो ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि अमेरिका में 7 समय जोन है, रूस में 11 समय जोन है और ऑस्ट्रेलिया में 3 समय जोन है। ठीक है, अब आते हैं हमारे अपने नेक्स्ट टॉपिक पर कि कटिबंध क्या कहलाता है। दोस्तों कटिबंध नाम सुन के आप घबराइए नहीं, ये कोई कुछ अजीब सा नाम नहीं, ये बहुत ही सिंपल, बहुत इसकी जो परिभाषा बहुत ही सिंपल है, देखने में आपको कठिन लगती है पर बहुत ही सिंपल परिभाषा है। प्रत्येक गोलार्ध को, जो गोलार्ध है, जो दोनों उत्तरी गोलार्ध और मतलब जो गोलार्ध हैं दोनों उत्तरी दक्षिणी, तो प्रत्येक गोलार्ध को ताप के आधार पर, किसके ताप के आधार पर, कि कहाँ कितना ताप है, कहीं ज़्यादा है, कहीं कम है, कहीं बहुत ज़्यादा धूप होती है, तो कहीं एकदम बर्फ़ है, तो उसी प्रत्येक गोलार्ध को ताप के आधार पर कई भागों में विभाजित किया गया है, जिसे कटिबंध कहते हैं। ये देखिए दोस्तों, सरल परिभाषा हुई ना, प्रत्येक गोलार्ध को ताप के आधार पर कई भागों में बांटा गया है, जिसे कटिबंध कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसे कितने भागों में बांटा गया है, कटिबंध को 4 भागों में। देखिए कौन कौन से हैं, पहला उष्ण कटिबंध, दूसरा उपोष्ण कटिबंध, तीसरा शीतोष्ण कटिबंध और चौथा ध्रुवी कटिबंध। ये 4 भागों में विभाजित किया गया है। अब हम इनके बारे में थोड़ी विस्तार से जानेंगे। ठीक है, ये देखिए, आइए कटिबंध। ठीक है, अब इनके बारे में थोड़ी विस्तार से जानते हैं कि ये चारों क्या कहलाते हैं। तो उष्ण कटिबंध किसे कहते हैं, 0 अंश या फिर उस वही विषुवत रेखा जहाँ से शुरुआत मानी जाती है, जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो 0 अंश से 30 अंश उत्तर एवं 30 अंश दक्षिण। दोस्तों इसे आप ऐसे दिमाग में बैठा लीजिए कि जो विषुवत रेखा जाती है जो पृथ्वी के मध्य से, उसके 30 अंश ऊपर और 30 अंश नीचे, समझ गए ना, विषुवत रेखा के 30 अंश ऊपर और 30 अंश नीचे। तो 30 अंश ऊपर और 30 अंश नीचे का भाग क्या कहलाता है, उष्ण कटिबंध कहलाता है। तो मतलब 0 अंश से या विषुवत रेखा से 30 अंश उत्तर एवं 30 अंश दक्षिण का भाग क्या कहलाता है, उष्ण कटिबंध कहलाता है। अब दूसरा, हाँ सॉरी, एक और देख लीजिए, यह यहाँ एक वर्ष में 2 बार सूर्य चमकता है। एक वर्ष में 2 बार सूर्य सर पर चमकता है। सर पर मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, एकदम ऊपर आ जाता है। यहाँ का ताप कैसा रहता है, हमेशा गर्म रहता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सूर्य हमेशा चमकता रहता है और साल में 2 बार तो एकदम सर पर चमकता है, इसलिए यहाँ पर क्या होते हैं, हमेशा गर्मी होती है। अब देखिए दूसरा उपोष्ण कटिबंध से, देखिए मैंने आपसे बताया था कि जो अक्षांश का जो कोण होता है वो 0 से 90 के बीच में होता है। तो 0 से शुरुआत हुई और 90 के बीच में रहेगा, इससे आपको याद करने में मतलब परेशानी भी नहीं होगी। तो पहला क्या हुआ, 0 से 30 अंश के बीच हुआ। अब दूसरा क्या होगा, 30 से 45। तो ये देखिए 30 से 45 के बीच उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के बीच, वही उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के बीच ऊपर और नीचे का भाग क्या कहलाता है, उपोष्ण कटिबंध कहलाता है। यहाँ कुछ महीने का ताप अधिक व कुछ महीने का ताप क्या होता है, कम होता है। मतलब देखिए दोस्तों, मैं समझाता हूँ, ये 30 अंश से जो 45 अंश का भाग है वहाँ क्या होता है, क्या जो बीच का भाग है वहाँ क्या होता है, कभी ताप अधिक होता है और कभी ताप कम होता है। ठीक है, ये उपोष्ण कटिबंध कहलाता है। अब आते हैं तीसरा, शीतोष्ण कटिबंध। मैंने बोला था कि 0 से 90 के बीच में होगा, तो 0 से 30 हो गया, दूसरे में 30 से 45 हो गया। अब क्या होगा, 45 से 66। तो 45 अंश से 66 अंश के बीच का स्थान शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। यहाँ सूर्य कभी सर पर नहीं चमकता, मतलब यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा सूर्य आएगा तो उसकी तिरछी प्रकाश की किरणें पड़ेंगी, लेकिन सर पर एकदम मतलब सीधे प्रकाश की किरणें नहीं पड़ेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा तिरछी पड़ेंगी। देखिए किरणें हमेशा तिरछी पड़ती हैं, इसी कारण यहाँ का ताप हमेशा क्या रहता है, कम रहता है या फिर ठंडा रहता है। तो दोस्तों
तीनों में आप मतलब चारों में लाइन से याद करते जाइएगा। पहला उष्ण कटिबंध, मतलब वहाँ बहुत अधिक ताप होता है। फिर उपोष्ण कटिबंध, कुछ महीने गर्म कुछ महीने मतलब ठंडा ताप रहता है। फिर शीतोष्ण, वहाँ हमेशा ठंडा रहता है। क्यों? क्योंकि वह सूर्य सर पर नहीं चमकता, किरणें तिरछी पहुँचती। अब आते हैं ध्रुवीय कटिबंध। ठीक है, इसमें ये कब? 66 से 90 के बीच। मैंने बोला था कोण 0 से 90 के बीच में ही बनेगा। तो 66 से 90 अंश के बीच स्थान को क्या कहते हैं? ध्रुवीय कटिबंध कहते हैं। यहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता भी तो बहुत आंशिक मात्रा में, कभी कभार। यहाँ सूर्य का प्रकाश पहुँचता ही नहीं, इसलिए क्या होता है? यहाँ पर बर्फ जमी रहती। इसलिए दोस्तों ध्रुवों पर क्या होते हैं? ध्रुवों पर हमेशा बर्फ जमी रहती है। ठीक है, चारों याद करने के जो तरीके हैं वो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि कोण 0 से लेकर 90 के बीच में रहेंगे। तो पहला 0 से 30, फिर दूसरा 30 से 45, फिर 45 से 66, फिर 66 से 90। सब पहले वाले में चूंकि वो विषुवत रेखा के समांतर, इसलिए वहाँ पर सबसे ज़्यादा विषुवत रेखा के पास में है, इसलिए सबसे ज़्यादा गर्मी। फिर दूसरे वाले में कभी गर्म कभी ठंडा। तीसरे वाले में सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता इसलिए ठंडा। और चौथे वाले में सूर्य का प्रकाश तो पहुँचता ही नहीं है। तीसरे वाले में तो कम से कम तिरछा पहुँचता है सूर्य का प्रकाश, तो कुछ तापमान ठंडा रहता है पर कुछ हद तक ठीक रहता है। लेकिन चौथे वाले में ध्रुवीय कटिबंध में सूर्य का प्रकाश पहुँचता ही नहीं है, इसलिए हमेशा क्या होती है? वहाँ पर बर्फ जमा होती है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये कटिबंध समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, हमारे वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।